नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपना इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9, जो कि आज हमारा टॉपिक है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या दोस्तों? लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट रीजन होता है जो कि आपका जहाँ पर ठंड भी होती है और जहाँ पर गर्म भी होता है। मतलब कि ये इलाका न तो ज़्यादा गर्म ही होता है और न ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसको टेम्परेट कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। शीत प्लस उष्ण, जैसे ट्रॉपिकल होता है उष्णकटिबंधीय है, बहुत गर्म इक्वेटर के आसपास, तो ये होते हैं टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण रीजन। ये होते कहाँ पर हैं? ये आपके आपने देखा होगा कि इक्वेटर से ऊपर आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आर्कटिक सर्किल होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एंटार्क्टिक सर्किल होता है। तो टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं? टेम्परेट रीजन आपके होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच के हिस्से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्लस एंटार्क्टिक सर्किल के हिस्से। इन रीजन को हम टेम्परेट रीजन कहते हैं और इसमें उगने वाले घास को, उन मैदानों को हम घास के मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे शीतोष्ण, किसमें? शीतोष्ण घास के मैदानों में लोगों का जीवन कैसा होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जस्ट एज ए फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे आप जानते हैं कि हम जंगल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कि आपके बड़े बड़े पेड़ बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पेड़। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज ए रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है। इसी प्रकार हम घास के स्थल या घास स्थल किसको कहते हैं? उस जगह को, उस क्षेत्र को जिन क्षेत्र में घास ज़्यादा उगती है, घास छोटी छोटी घास ज़्यादा उगती है, उसको हम ग्रास लैंड कहते हैं। ग्रासलैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। और जो हमारे घास के मैदान है, जो हमारा घास का मैदान है, वह लगभग 1/4 हिस्सा है। कितना? 1/4। क्वार्टर मीन्स 1/4। तो 1/4 हिस्सा है पूरी दुनिया की ज़मीनी सतह का। ठीक है, पूरी दुनिया की ज़मीनी सतह पर के 1/4 भाग पर सिर्फ आपकी क्या है? घास ही घास है। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सोयल आर अलाइक। तो जो यहाँ वनस्पति के प्रकार होते हैं, प्लांट्स के प्रकार होते हैं, प्लांट्स के टाइप होते हैं, वे बेसिकली किसके अकॉर्डिंग उगते हैं? जो कि वहाँ की जलवायु और वहाँ की मिट्टी पर निर्भर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर जगह एक ही घास नहीं उगती, हर जगह एक ही तरह के मैदान नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर जगह की अलग अलग जलवायु है और हर जगह की अलग अलग मिट्टी है। तो उस जलवायु और मिट्टी के आधार पर वहाँ पर वह फसल उगती है, वहाँ पर वह घास देखने को मिलती है। एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु है वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसमें? घास के मैदानों को बनने में, उनके निर्माण करने में। इट इज़ जनरली यूज्ड एज ए बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। और जलवायु के आधार पर, जब हमने देखा कि जलवायु मुख्य है, रोल अदा करती है, तो जलवायु के आधार पर हमने इन घास के मैदानों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांट दिया। याद रखना कि ग्रासलैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? आप बताओगे 2। किस बेस पर? क्लाइमेट के बेस पर। किस बेस पर? क्लाइमेट के बेस पर। कौन कौन से? एक वो जो टेम्परेट रीजन में होते हैं। कौन से? जो टेम्परेट रीजन में होते हैं, जिसको आप टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हो। और दूसरे वो जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, जिसको आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हो। ट्रॉपिकल का हिंदी मीनिंग उष्णकटिबंधीय, जो गर्म क्षेत्र है, जैसे आपके इक्वेटर के पास वाले। और टेम्परेट रीजन जो कि आपके
जहाँ पर शीतोष्ण प्रदेश हैं, जहाँ पर आपका शीतोष्ण तापमान रहता है, जैसे कि अभी आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में, प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस चैप्टर में हम दो ऐसे ही घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि आपको पता लगेगा कि जो घास के मैदान होते हैं वह कहाँ कहाँ पर हैं, उनमें जलवायु क्या रहती है, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना क्या क्या है और वहाँ के निवासी कैसे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला घास का मैदान हम पढ़ेंगे द प्रेरीज। क्या है दोस्तों? द प्रेरीज। अब ये प्रेरीज कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल इसके कैरेक्टर से क्या है, पहले ही जानते हैं प्रेरीज है क्या। ठीक है, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। जो शीतोष्ण घास स्थल हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। दोस्तों, हम उन शीतोष्ण घास स्थल को जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, मतलब कि उत्तरी अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ध्यान देना, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं, घास के मैदान हैं, उनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो प्रेरीज एक नाम हो गया उन घास के मैदानों का जो कि नॉर्थ अमेरिका में हैं। इट इज़ ए रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग ऑफ हिली लैंड। ये वो क्षेत्र हैं, वो प्रदेश हैं, वो समतल प्रदेश हैं जो फ्लैट है, समतल हैं, जेंटली स्लोपिंग है, जिन पर ढलानें थोड़ी मंद हैं, थोड़ी कम हैं, और हिली लैंड, और ये पहाड़ी ज़मीन है। क्या ही ज़मीन है? पहाड़ी ज़मीन है। फॉर द मोस्ट पार्ट, इसके अधिकांश हिस्से में प्रेरीज आर ट्रीलेस, अधिकांश हिस्से में पेड़ नहीं हैं। प्रेरीज के अधिकांश हिस्से में पेड़ नहीं हैं, बट लेकिन नियर द लो लाइंग प्लेन्स, लेकिन जो इसके नीचे के मैदान हैं, जो इसके निचले मैदान हैं, उनके पास, ध्यान देना, इसके प्रेरीज के अधिकांश हिस्से में बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं, लेकिन जो इनके निचले मैदान हैं, क्या है? निचले मैदान हैं, उनके पास फ्लैंकिंग रिवर वैलीज, नदियाँ बहती हैं। क्या है? नदियाँ बहती हैं, उनकी घाटियाँ हैं। वुडलैंड्स कैन बी फाउंड, तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल जाते हैं। प्रेरीज के अधिकांश हिस्से में पेड़ नहीं हैं, छोटी छोटी घासें हैं, लेकिन जो इस मैदान का निचला भाग है, जो इस मैदान का, इस ग्रासलैंड का, इस घास के मैदान का निचला भाग है, वहाँ पर नदियों की घाटियाँ बनी हुई हैं, नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल जाते हैं। टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर हाई, लंबी लंबी घासें होती हैं इस पर। ठीक है, इस मैदान पर, इस स्थल रूप पर, इस भूमि पर जो प्रेरीज है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लंबी लंबी घास होती है। कितनी? लगभग 2 मीटर ऊंची। कितनी? लगभग 2 मीटर ऊंची। इट इज़ एक्चुअली ए सी ऑफ ग्रास, और वास्तव में इसको क्या कहा जाता है? सी ऑफ ग्रास, घास का सागर या घास का समुद्र। अब यहाँ पे आते हैं कि जो प्रेरी वर्ड था, इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे यह वर्ड डिक्शनरी में जुड़ा। तो द प्रेरी वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। प्रेरी वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन भाषा से आया है, जिसका नाम था प्रिएटा। वर्ड क्या था? प्रिएटा। वर्ड क्या था? प्रिएटा, विच मीन्स मेडो। विच मीन्स मेडो। मेडो का पर्टिकुलर वर्ड होता है साधुवल। क्या होता है? साधुवल। ये आपका शय, दे में नीचे वे और ले, साधुवल। मेडो का मीनिंग साधुवल होता है, और आप मेडो को घास भी कह सकते हैं। ठीक है, मेडो को आप घास भी कहते हैं। द प्रेरीज आर बाउंड बाय रॉकी माउंटेन्स। अब हम देखते हैं कि जो प्रेरीज है, बेसिकली उसके चारों ओर आपको क्या देखने को मिलता है। सो द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट। अगर प्रेरीज के हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं, तो प्रेरीज के पश्चिम दिशा में
वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन्स हैं, क्या हैं, रॉकी पर्वत हैं। एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, और इसके पूर्व में ग्रेट लेक्स है, क्या है, इसके पश्चिम में तो रॉकी माउंटेन है और इसके पूर्व में क्या है, ग्रेट लेक्स है। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अभी हम नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा। यू कैन सी, वहाँ पर आप देखोगे दैट द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ यूएसए एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा, कि जो प्रेरी हैं, जो ये घास के मैदान हैं नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले, यह वहाँ पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसका हिस्सा कवर करते हैं और कनाडा का भी कुछ हिस्सा कवर करते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, इन दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन द यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी। अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में जो ये क्षेत्र है, जो ये प्रेरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मिसिसिपी की सहायक नदियाँ बहती हैं, सहायक नदियाँ अपवाहित होती हैं। और कनाडा में, जो कनाडा की प्रेरी है, वहाँ पे सस्कचेवन, क्या है, सस्कचेवन नदी की सहायक नदियाँ अपवाहित होती हैं। आइए अब हम देखते हैं मैप। मैप में जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपका इलाका, ठीक है, ये आपका है प्रेरीज। इस प्रेरीज में आप देख रहे हैं कि ये तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूएसए, ये आपका यहाँ पर कनाडा, तो ये कनाडा का कुछ हिस्सा भी साथ में इसने मिला लिया। अब बात आती है मिसिसिपी की और सस्कचेवन नदी की। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर जो रिंग किया है, इसमें ये वाला हिस्सा, ये आपका सस्कचेवन नदी का हिस्सा है, ठीक है, जो कनाडा में बहती है और उसकी सहायक नदियाँ वहाँ के प्रेरीज को हेल्प करती है। उसी प्रकार बात आती है कि भाई ये तो होगा सस्कचेवन। मिसिसिपी कहाँ पर है, तो मिसिसिपी है आपका ये वाली, मिसिसिपी है आपकी ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर मिसिसिपी आपकी नदियाँ हैं, क्योंकि नीचे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की क्या है, गल्फ, खाड़ियाँ, तो इसमें आकर मिसिसिपी मिल जाती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मिसिसिपी किस पानी के क्षेत्र में जाकर मिलती है, तो वह मिलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये यहाँ पर आपका नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है दोस्त। ये देखिए, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये मिसिसिपी आपका, ये आपका यहाँ पे आकर इसमें मिल जाती है, इसके साथ प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आइए, द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। जो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज, जो प्रेरी के घास के मैदान हैं, वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। ये वहाँ के मूल अमेरिकन के, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, उनके क्या हैं, घर हैं, उनके क्या हैं, घर हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, रेड इंडियंस, लाल भारतीय, क्या कहते हैं, रेड इंडियंस, लाल भारतीय कहते हैं। दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये ही जो लाल भारतीय हैं, ये ही इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं। द प्रेरीज वर होम ऑफ अदर ट्राइब्स, जो ये प्रेरीज है, ये और भी दूसरे आदिवासियों का निवास स्थान है। कौन कौन से आदिवासियों का, अपाचे, द क्रो, द क्री और पौनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये किस किस आदिवासियों का क्षेत्र है, तो आप कहेंगे एक तो रेड इंडियंस, ये तो इसके मूल निवासी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका अपाचे, अपाचे के बाद द क्रो, उसके बाद द क्री, और उसके बाद आपका द पौनी, ठीक है दोस्तों। आइए, अब
हम पढ़ेंगे इसके क्लाइमेट के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लाइमेट, कि यहाँ पर जलवायु कैसी रहती है। बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के मध्य में होने की वजह से द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो इस महाद्वीप का जो तापमान रहता है वह कैसा? चरम सीमा पर बहुत ज़्यादा तापमान वाला महाद्वीप जलवायु पाई जाती है। इस महाद्वीप पर चरम सीमा वाले तापमान वाले महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दिस समर्स आर वार्म इनटू टेम्परेचर्स ऑफ ग्राउंड 20 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं बहुत गर्म होती हैं, उनका तापमान क्या रहता है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको इतना क्यों बताया? क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में है। ध्यान देना, ये टेम्परेट रीजन में है। हमारे यहाँ पर तो इंडिया में क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में है, तो यहाँ पर नॉर्मली गर्मी 20, 21, 22, रूम टेम्परेचर यहाँ का 25 डिग्री है। आपको पता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो समर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वही कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। जबकि सर्दियों में यहाँ पर कनाडा देश का जो एक विनिपेग जगह है, क्या है? विनिपेग। क्या दोस्तों? विनिपेग। जो विनिपेग जगह है यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड भी नोट किया गया है, ठीक है। -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी दर्ज किया गया है। इन विंटर्स ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन, और सर्दियों के समय में इस रीजन को, इस प्रेरीज को, इस घास के मैदान को बर्फ का एक चादर ढक लेती है। बर्फ की एक मोटी चादर इसको ढक लेती है, ठीक है। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट, जो यहाँ का सालाना वर्षा दर है, जो यहाँ की सालाना वर्षा दर है, सालाना साल में जो वर्षा यहाँ पर होती है, इज मॉडरेट, वह सामान्य होती है। मॉडरेट सामान्य होती है। एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, और वह बिल्कुल अनुकूल होती है इस घास के विकसित होने के लिए, घास के उगने के लिए, घास के पैदा होने के लिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर ए लोकल विंड चिनूक ब्लोज हियर, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई उत्तर और पश्चिम में कोई बैरियर नहीं है, कोई अवरोधन नहीं है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में तो दो चीज़ें हैं भाई। ईस्ट में क्या है? वेस्ट में क्या है? रॉकी माउंटेन है। वेस्ट में क्या है? रॉकी माउंटेन, रॉकी चट्टानें हैं। रॉकी माउंटेन मीन्स रॉकी पर्वत हैं। और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में ग्रेट लेक है। लेकिन नॉर्थ साउथ में इसमें कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय हवा हमेशा बहती रहती है। और उस स्थानीय पवन का नाम क्या है? चिनूक। क्या है? चिनूक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेरीज ग्रासलैंड में, प्रेरीज क्षेत्र में बहने वाली स्थानीय हवा का नाम बताइए, तो अब आप बता सकते हैं क्या नाम है? चिनूक। आइए, चिनूक इज ए हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर विद इन ए शॉर्ट टाइम। चिनूक गर्म हवा होती है। कैसी? गर्म हवा होती है जो कि सर्दियों के समय में बहती है, और इसकी वजह से थोड़े समय के लिए और थोड़े समय में ही तापमान बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो। और जब यह तापमान बढ़ता है तो उसके बढ़ने से क्या होता है कि जो यहाँ पर फैली बर्फ होती है वह क्या करती है? पिघलने लगती है। वह क्या होती है? पिघल जाती है। मेकिंग पास्चर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। और वह क्या मदद करती है? फिर जहाँ से बर्फ पिघली, उस बर्फ के पिघलने से वहाँ पर जानवरों के चरने के लिए चारागाह तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाता है? जानवरों के चरने के लिए चारागाह तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रेरीज का क्लाइमेट। अब नेक्स्ट है इसका फ्लोरा और फोना। क्या दोस्तों? फ्लोरा और फोना। हमने पढ़ा था फ्लोरा का मीनिंग होता है वनस्पति जात। वनस्पति जात मतलब होता है कि फ्लोरा को, जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे झाड़ियाँ, सब, इन सब को आप कहते हो फ्लोरा।
उसी प्रकार फोना क्या है, प्राणी जात। आपके जितने भी जानवर हैं, छोटे बड़े पक्षी कीट वीट सब, इन सबको मिला के आप कहते हो फोना। ठीक है दोस्तों। सो फ्लोरा के बारे में जानते हैं। प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। हमने पढ़ा था कि जो प्रेरीज है, जो प्रेरीज घास के मैदान हैं, उनमें कोई पेड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन पेड़ कहाँ पर है, जो उनके निचले मैदान है, निचले मैदान के पास नदियाँ बहती हैं, नदी घाटियाँ बहती हैं, वहाँ पर आपको कुछ पेड़ देखने को मिल जाते हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल। ठीक है, लेकिन जहाँ पर पानी उपलब्ध है, जो आपको बताया अभी कि निचले मैदानों के पास घाटियाँ नदियाँ उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर कुछ पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि विलोज, ऑल्डर्स, पॉपुलर्स, इस तरह के पेड़ आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। विलोज मीन्स सरपट, ठीक है, ऑल्डर्स और पॉपुलर, इस तरह के पेड़ वहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज द सोयल इज फर्टाइल। और यहाँ पर वे जगह, वे क्षेत्र जहाँ पर की वर्षा होती है कितनी, लगभग 50 सेंटीमीटर, जहाँ पर लगभग 50 सेंटीमीटर की दर से वर्षा होती है, वे जगह उपयुक्त होती हैं खेती करने के लिए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज, अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा इज ऑल्सो ग्रोन। यहाँ की जो मुख्य फसल है, यद्यपि यहाँ की मुख्य फसल मेज है, मक्का है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन, पोटैटो आलू, सोयाबीन, कॉटन कपास और अल्फाल्फा, ये सब फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरिलायबल। जहाँ पर वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और अनिश्चित होती है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, अनिश्चित होता है, मतलब कि वर्षा हो तो बहुत कम, वरना नहीं भी हो सकती। ग्रासेज आर शॉर्ट एंड स्पेस। वहाँ पर जो घास होती हैं ये बहुत छोटी और नुकीली होती हैं। कैसी, बहुत छोटी और नुकीली होती हैं। दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर कैटल रियरिंग। ये जो एरियाज़ हैं, जो ये क्षेत्र हैं, यह पशुपालन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इन जगहों पर पशुपालन बहुत आसानी से किया जा सकता है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। और जो इसके बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, बड़े बड़े जो इनके पशुपालन की जगह होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग गायें, आपने जब मूवीज़ देखी होंगी वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक बड़े बड़े मैदान पड़े हैं, उनमें गायें चल रही हैं, घोड़े घूम रहे हैं, अस्तबल बने हुए हैं, सब इस तरह से देखते हैं। तो उस बड़े मैदान को हम कहते हैं रैंचेस। क्या कहते हैं, उन पशु के बड़े मैदान को हम रैंचेस कहते हैं, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है, और उस व्यक्ति को आप क्या कहते हो, काउबॉयज। आपने देखा होगा इस तरह का एक व्यक्ति मूवीज़ में देखते हैं, ऊपर हैट होती है, जैकेट वैकेट पहन के घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करता है, तो ये काउबॉय होता है, इसको आप काउबॉय कहते हैं, और ये घोड़े की सवारी करके इस जगह का ध्यान रखते हैं। ठीक है। बाइसन और अमेरिकन बुफेलो, ये रहा। अमेरिकी भैंसा जो होता है उसको आप बाइसन भी कहते हैं। यह यहाँ का मुख्य जानवर होता है। इस क्षेत्र का जो मुख्य जानवर है, मुख्य पशु है, वह क्या है, वह आपका है बाइसन, अमेरिकी भैंसा। इट नियरली गोट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज। यह लगभग खत्म होने की कगार पर है, यह लगभग खत्म होने की कगार पर है, लुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसकी लगातार शिकार होना, इसकी निरंतर शिकार होना, यह एक कारण है जिसकी वजह से यह लुप्त होता जा रहा है। इसलिए इसको भी अब प्रोटेक्टेड स्पीसीज में डाल दिया। किसमें, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, संरक्षण प्रजाति में इसको डाल दिया गया है। दी अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर। इसके अलावा यहाँ पर और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि रैबिट, खरगोश, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग।
तो यहाँ पर जब मुख्य जानवर है कौन है, बिशॉन, ए बाइसन क्या होता है, जो कि अमेरिकन भैंसा होता है। ठीक है, उसके अलावा खरगोश, कोयोटोस, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर निवासी, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या उनका रहन सहन है। पीपल, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस जगह के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ के लोग सफल तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से जो प्रौद्योगिकी है होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अपने प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता को इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए यहाँ के लोग सफल प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, सफल टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, सफल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। 2 ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की जो 2 मुख्य विकसित देश हैं, दुनिया के जो 2 मुख्य विकसित देश हैं जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये दोनों इस क्षेत्र में स्थित हैं, इस प्रदेश में स्थापित हैं। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, मतलब कि कृषि करने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं, खेती करने के वैज्ञानिक तरीके हैं, और ट्रैक्टर का इस्तेमाल, हार्वेस्टर का इस्तेमाल और कंबाइंस का इस्तेमाल नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है अधिक मात्रा में भोजन को उगाने के लिए। ठीक है, अधिक मात्रा में भोजन को उगाने के लिए सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक, सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक किसकी हेल्प से, साइंटिफिक मेथड, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन। कंबाइन क्या होती है, कंबाइन आपको बता देते हैं, ये देखिए कंबाइन एक सिंगल मशीन होती है जो कि मशीन तो एक होती है लेकिन यह बीज बो भी देती है, उसको जोत भी देती है और थ्रेसिंग भी कर देती है। इस मशीन को ये 3-in-1 मशीन होता है क्योंकि तीनों काम एक ही मशीन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आइए, द प्रेरीज और ऑल्सो नोन एज, जो प्रेरीज है, प्रेरीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का क्या कहते हैं दोस्तों, धान्यागार। क्या कहते हैं, धान्यागार, मतलब धान जहाँ इकट्ठा हो सके वो इकट्ठा होता है। तो ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड की विश्व का धान्यागार हम प्रेरीज को कहते हैं। प्रेरीज अगर आपसे पूछा जाए कि विच एरिया इज नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, सब विच इज टू बी कॉल्ड एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, तो आप उसका जवाब देंगे क्या, प्रेरीज। कहाँ मिलते हैं, कहाँ पर हैं इवन, ये हैं आपके नॉर्थ, कहाँ पर है आपके नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में गेहूं का उत्पाद किया जाता है, गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पर किया जाता है, प्रेरीज के क्षेत्रों में, यूएसए में, कनाडा में। ठीक है, आइए, डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री, यहाँ की जो दुग्ध क्या है, डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन क्या है, दुग्ध उत्पादन भी यहाँ पर मुख्य व्यवसाय में आता है, मुख्य उद्योग है। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट, और जो आपका दुग्ध का एरिया है, जो दुग्ध का प्रदेश है, यह फैला हुआ है ग्रेट लेक से लेकर और अटलांटिक कोस्ट, कहाँ पर, पूर्व में, ग्रेट लेक से लेकर पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, दुग्ध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन, और यहाँ पर होने वाली व्यापक स्तर पर कृषि, एक्सटेंसिव होती है, व्यापक स्तर पर कृषि, ये दोनों ही
यहाँ के खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, दुग्ध उत्पादन और व्यापक तौर से कृषि, ये दोनों ही यहाँ पर खाद्य प्रक्रमण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स पर्टिकुलरली coal and iron and a good network of road, railways and canals in this region have made it the most industrialized region in the world। जो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो मिनरल्स जो खनिज यहाँ पर इकट्ठे हैं, मिनरल डिपॉजिट जो आपके खनिज निक्षेप हैं, खनिज निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं निश्चित, जैसे कि कोयला और आयरन। क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली कोयला और आयरन, लोएस एंड ए गुड नेटवर्क, और यहाँ पर एक समुचित व्यवस्था है। गुड नेटवर्क, समुचित व्यवस्था है किसकी? रोड, सड़कों की, रेलवेज रेल मार्ग की, और कैनाल्स, और जो आपकी नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं, उनकी इस क्षेत्र में बहुत अच्छी समुचित व्यवस्था है। किसकी? सड़कों की, रेल मार्ग की और नहरों की, जो कि इस क्षेत्र को हैव मेड इट, इसको बनाती हैं द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश, जो कि इसको बनाती हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश। क्या बनाती हैं? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश। सो इम्पोर्टेंट सिटीज इन द अमेरिकन प्रेरीज, जो आपका अमेरिकन प्रेरी है, कहाँ? दो है ना, एक तो यूएसए में है और एक कनाडा में, दोनों का एरिया उसने घेरा हुआ है। तो जो अमेरिकन प्रेरीज है, वहाँ के जो मुख्य शहर हैं कौन से हैं? शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनवर। कौन से हैं? शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनवर। इन द कैनेडियन प्रेरीज द इम्पोर्टेंट सिटीज, और आपके कैनेडियन प्रेरीज में जो मुख्य शहर हैं कौन से हैं? एडमॉन्टन, सैस्काटून, कैलगरी एंड विनिपेग। ठीक है, विनिपेग आपको याद आया होगा, वह जगह थी जहां पर -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इतना ही मीन्स द प्रेरीज के बारे में हमने पढ़ा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।